हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर संस्कृत विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को। 2016 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, लगभग 9 साल का पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और एग्ज़ाम का दोस्तों अभी तो था पता नहीं चल रहा है। अगर बात करें एग्ज़ाम की भी, तो तैयारी अपनी मजबूत करते रहिएगा। 10 से 15 दिन 20 दिन का टाइम मिलेगा, चाहे जब आ सकता है, तो तैयारी को मजबूत रखिएगा। आइए हम अपने पेपर पर चलते हैं दोस्तों। 2024 का पहला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो 2024 का पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं, सभी के नाम लिखिए। उत्तर, संस्कृत भाषा में कुल 6 कारक माने जाते हैं, और ये है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कारकों के द्वारा ही वाक्य का सही निर्माण, अर्थ और स्पष्ट होता है। इन्हीं कारकों के द्वारा ही जो सेंटेंस बनता है उसका एक अर्थ निकलता है। और अगर हिंदी में बात करें तो कारक 8 होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में बात करें तो कारक 6 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर 7 विभक्तियाँ होती हैं संस्कृत में। आइए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, संस्कृत भाषा में सुंदर लेखन विकास के उपाय तथा विधियां लिखिए। उत्तर, सुंदर लेखन के लिए नियमित अभ्यास कराना चाहिए, वर्णों का सही आकार बनाना, मात्राओं की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक है। सुलेख की पुस्तकों व नमूनों का अभ्यास भी लाभकारी होता है। इसके साथ ही शिक्षक एवं सहपाठियों से सुझाव लेकर धीरे धीरे गति और सुंदरता दोनों बढ़ाया जा सकता है। ये जो दोस्तों सुंदर लेखन जो है, ये इसको बढ़ाने के लिए अक्षरों को, शब्दों को शुद्ध तरीके से लिखना, उसको बार बार प्रयास करना, अभ्यास करना, ताकि अभ्यास से ही जो है ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं, सुंदर लेखन किया जा सकता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, श्रुत लेख किसे कहते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, जब विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक सुनकर तुरंत लिखते हैं तो इसे श्रुत लेख कहा जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सुनने तथा लिखने की दक्षता का विकास होता है। साथ ही यह लेखन की शुद्धता, गति और ध्यान एकाग्रता बढ़ाने की महत्वपूर्ण अभ्यास है। क्योंकि जब शिक्षक बोलते हैं और छात्र ध्यान देकर के लिखते हैं तो आसानी से लिख पाते हैं। अगर ध्यान थोड़ा बहुत भटका तो दोबारा अगर ना बोला जाए तो लिखने में कठिनाइयाँ आएगी, आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसका ये महत्व है कि ध्यान, एकाग्रता, ये सब जो है श्रुत लेख से बढ़ जाता है। तो आइए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। उत्तर हो जाएगा, जो प्रश्न विकल्प दिया गया था, पहला, मोहन सोहन के साथ गांव जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, मोहन सोहन सहित ग्रामः गच्छति। यहाँ पर स्पेस होगा, सोहन संहिता गच्छति। ठीक, तो यहाँ पर ख जो दिए गए हैं, तुम पुस्तक पढ़ते हो, इसका हो जाएगा त्वम पुस्तकम पठस, या भवान पुस्तकः पठति, ऐसे भी बना सकते हैं। और ग है गणेश को नमस्कार। ठीक, तो गणेश को नमस्कार है, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो गणेशाय नमस्कारः अस्ति। आगे देखेंगे, चौथा विकल्प इसमें दिया गया था दोस्तों अनुवाद करने के लिए, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ग्रामाणाम चतुर्दिक वृक्षाः सन्ति। प्रश्न संख्या 5 है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्रियों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, संस्कृत शिक्षण में कई सहायक सामग्री प्रयोग होती है। इसमें प्रमुख हैं पाठ्यपुस्तक, शब्दकोश, व्याकरण ग्रंथ, चित्रपटल,
ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, ऑडियो वीडियो सामग्री, अभ्यास पात्रक आदि। तो जो सहायक सामग्री होती है दोस्तों, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत भाषा सीखने के लिए, संस्कृत भाषा को लिखने के लिए, संस्कृत में पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए, बोलने के लिए जो सामग्रियां हैं, कौन कौन सी ऐसी सामग्री हैं जिसको बता करके आप आसानी से समझाया जा सकता है छोटे बच्चों को। ठीक है, तो वो फ्लैश कार्ड हो गए, दिखा सकते हैं, पक्षी हो गए छपे हुए हैं उसमें, ब्लैक बोर्ड हो गया या व्हाइट बोर्ड हो गया तो उसी में आप लिख करके समझा सकते हैं, ऑडियो वीडियो हो गई दिखा करके समझा सकते हैं। तो ये सभी जो है सामग्रियां हो जाएंगी। आगे प्रश्न संख्या 6 है, एक कंठस्थ वंदना श्लोक लिखिए। जो याद है उसका एक श्लोक लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक लिख दीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर अर्थ की बात करें दोस्तों तो लिख सकते हैं, अर्थ भी अगर लिखना है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें, सबका कल्याण हो तथा कोई भी दुख का भागी न बने। यह एक सार्वभौमिक मंगल कामना है। ठीक है, मतलब सबके लिए जो है एक मंगल कामना की जा रही है इस श्लोक में। आगे प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो वहाँ पर एक श्लोक लिखने की बात थी, अब यहाँ पर श्लोक दिया गया है, उसका अर्थ हिंदी में लिखना है। तो आइए देखते हैं, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितान् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। उत्तर हो जाएगा, इस श्लोक का भाव यह है कि पृथ्वी पर 3 वास्तविक रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन, अर्थात सुभाषितानी जो वचन है ये, और इसने ही जीवन का पालन और समाज का कल्याण होता है। ठीक, इससे क्या होता है, जीवन का कल्याण होता है और समाज का भी जो है कल्याण होता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझता है और असली रत्नों को तो महत्व जानता ही नहीं कि असली रत्नों का महत्व क्या होता है। आगे देखेंगे, 2023 का पेपर लेते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बार बार नहीं कहना है क्योंकि पढ़ाना भी रहता है तो क्या मतलब है, तो अपना फर्ज निभा दिए करिए। आइए प्रश्न संख्या 1 है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। उत्तर हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण में जब अनेक वर्णों को मिलाकर संक्षेप में एक शब्द के रूप में बोला जाता है तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। पाणिनि ने ध्वनियों को संक्षेप करने हेतु इसका प्रयोग किया। उदाहरण के लिए जैसे अच है तो ये अच ये प्रत्याहार है। ठीक है, और प्रत्याहार जो अच है दोस्तों, प्रत्याहार से सभी स्वर अर्थात अ से औ तक सूचित होते हैं। जैसे अच है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो अ, ई, उ, री, री का नहीं आएगा। ठीक है, क के बाद ए, औ और च भी नहीं आएगा। अभी हम नीचे क्वेश्चन आया है तो उसमें विस्तार से बात करेंगे, तो अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 है, पठ धातु लट लकार के सभी पुरुषों व सभी वचनों में रूप लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ऊपर लिख दीजिएगा यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर 2 वचन, यहाँ पर 3 वचन। ठीक है, या बहुवचन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी लिखना जरूरी रहेगा एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से, चाहे जो पूछा जाए लेकिन बनाना इसी तरीके से है, और उसके नीचे केवल वही डाल सकते हैं अगर डालना है, नहीं तो पूरा लिख दीजिएगा। उसको जो पूछा गया है उसके अंदर ऑनलाइन कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर पठ धातु लट लकार में सभी पूछा गया है तो सभी जो है लिखिएगा। यहाँ पर पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ये रूप क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3,
अधोलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। जैसे कटहल हो गया, कबूतर हो गया, नारियल हो गया, अंगूर हो गया। तो इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? तो कटहल का होता है पनसा है, कबूतर का होता है कपोता है, नारियल का होता है नारिकेला है, अंगूर का होता है द्राक्षा। ठीक है। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। संस्कृत शिक्षण में सस्वर पठन की क्या उपयोगिता है? उत्तर हो जाएगा, सस्वर पठन से स्मरण शक्ति प्रबल होती है और उच्चारण शुद्ध होता है। इससे भाषा के छंद और लय का ज्ञान होता है। विद्यार्थी को आत्मविश्वास मिलता है तथा समूह में पढ़ने से सामूहिक अध्ययन की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। ठीक है। जब समूह में रहेंगे, पढ़ेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो जो है और भी ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा होगा और बात करने की क्षमता जो है बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि जो है आत्मविश्वास कभी कभी डगमगा जाता है समूह में बात करने के लिए। ठीक है, बात नहीं कर पाते हैं कोई कोई। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कर्मवाच्य का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। और पहला है इसमें पुस्तका मया पठस्यते। तो इसका हिंदी में मतलब होता है पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य में बनाना है। ठीक है। ख है गीतः छात्रैः गीयते। यहाँ पर गीत विद्यार्थियों के द्वारा गाया जाता है। यहाँ पर कर्मवाच्य है दोनों में। इन वाक्यों में कर्ता जो है दोस्तों वो गौड़ है और कर्म जो है प्रधान होता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला इसमें दिया गया है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो इसका अनुवाद क्या होगा? विद्यालयस्य चतुर्दिक् वृक्षाः सन्ति। दूसरा है, प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रयागराजे गंगा यमुनयोः संगमः अस्ति। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। परोपकार विषय पर 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, परहितं येषाः प्राणाः ते प्राणी धन्यः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इस पंक्ति को आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे 2022 का पेपर। पहला प्रश्न, क्री धातु लिट लकार का रूप लिखिए। तो रूप जरूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक याद कर लेंगे तो उसी आधार पर लगभग सभी हो जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा, लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है और क्री धातु का रूप इस प्रकार से होगा। क्री मतलब होता है दोस्तों करना और करने के लिए जो प्रयोग होता है आइए देख लेते हैं। करिष्यत करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यस् करिष्यतः करिष्यत्, करिष्याम करिष्यावः करिष्यामः। प्रश्न संख्या 2 है, 11 से 20 तक की गिनती को संस्कृत में लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश, 20 को विंशति। ठीक है। इसको जो है 1 से लेकर के कम से कम 50 तक या 100 तक जो है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए 100 तक इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो श्लोक एक दे दिया जाता है, उसको हिंदी में अर्थ लिखना होता है, नहीं तो श्लोक लिखने के लिए दिया जाता है। 2 में से एक आना ही आना है, तो इसको कंफर्म मान के चलिएगा। तो आइए देखते हैं। प्रिय वाक्य पदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। उत्तर हो जाएगा, इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। तो आइए देखते हैं। मधुर वाणी सुनकर सभी जीव प्रसन्न होते हैं,
इसीलिए मनुष्य को सदैव मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी में दरिद्रता कंजूसी करना उचित नहीं है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, उपसर्ग एवं प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, उपसर्ग वे अव्यय शब्दांश हैं जो धातु या शब्द के पूर्व लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अगर बात करें उदाहरण की, तो उपधन गच्छति अर्थात उपगच्छति। प्रत्यय वे अव्यय शब्दांश होते हैं जो धातु या शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं। जैसे पठधन क अर्थात पाठक। ठीक, तो यहाँ पर जो उपसर्ग होता है वह शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5, शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों के 100 उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, जो श्रव्य और दृश्य उपकरण होते हैं उसको उदाहरण सहित समझाना है। तो आइए हम देख लेते हैं श्रव्य सामग्री क्या होती है और दृश्य सामग्री क्या होती है। तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षण में श्रव्य उपकरण वे हैं जिन्हें कान से सुना जा सके, जैसे रेडियो हो गया, भाषण हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, इन सबों को केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन दृश्य उपकरण वे होते हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, नक्शा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। इन सभी में देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। दोनों को प्रयुक्त प्रयोग से अध्ययन रोचक और प्रभावी होता है। ठीक है, अगर तीसरी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो आता है दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री साथ में होता है, तो वहाँ पर जो है वीडियो हो जाएगा। ठीक है, वीडियो हो जाएगा क्योंकि वीडियो दोस्तों चित्र भी दिखाता है और आवाज़ भी सुनाई देता है। ठीक है, वीडियो गेम भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी आवाज़ आता है, मतलब जो दोनों में हो जाए कॉमन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, नाम सहित लिखिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, संस्कृत में कुल 6 कारक माने जाते हैं और ये है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कारकों के द्वारा ही वाक्य का सही निर्माण और अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कारक की, तो अगर कारक और विभक्ति चिन्ह देखें तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में अर्थात जहाँ से लग जाए दोस्तों वहाँ अलगाव के लिए होता है, और संबंध का, के, की, रा, रे, नी, ना, ने, नी ये सभी होते हैं। और अधिकरण अगर बात करें तो में, पै, पर होता है और संबोधन हे, भो, अरे होता है। लेकिन यहाँ पर जो है संबोधन और संबंध ये दोनों नहीं होते हैं क्योंकि संस्कृत में 6 ही माने जाते हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि केवल 6 ही संस्कृत में होते हैं। अगर हिंदी में पूछ ली जाए कारक कितने होते हैं तो 8 हो जाते हैं, और विभक्ति की अगर बात करें दोस्तों संस्कृत में तो 7 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2021 का पेपर। 2021 का पहला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों का उल्लेख कीजिए। नवीन विधियाँ आइए देखते हैं, मेन यही है, संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियाँ छात्रों को भाषा के प्रति रुचि बढ़ाती है। नवीन विधियाँ जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर लेना, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर लेना, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, जहाँ से आसानी से समझा जा सके। तो प्रमुख विधियाँ क्या क्या है, संवादात्मक विधि जिसमें छात्रों को बोलने का अभ्यास कराया जाता है। प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण जैसे मोबाइल ऐप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, नाटक एवं अभिनय के माध्यम से सिखाना, और कहानी कविता आधारित शिक्षण। ठीक, तो ये सभी जो भाषा की समझ है, इसको भाषा को समझ बढ़ाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति क्षमता जानने के लिए सीखना और सिखाना दोनों के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2 है,
वृद्धि संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा वृद्धि संधि वह संधि है जिसमें दो स्वर मिलकर नया स्वर उत्पन्न करते हैं। उदाहरण की बात करें तो देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र और विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। यह संधि शब्दों के निर्माण में महत्वपूर्ण होती हैं और संस्कृत के व्याकरण में विशेष स्थान रखती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 3। दृश् धातु को लट लकार के रूप में लिखिए और तीनों पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। आइए देखते हैं दृश् धातु। दृश् धातु लट लकार में रूप किस प्रकार चलते हैं। तो दृश्य जिसको द्रच्छति के रूप में भी देखा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रच्छाम द्रच्छाव द्रच्छामा द्रच्छस द्रच्छ द्रच्छथ द्रच्छत द्रच्छव द्रच्छन्ति। यहाँ पर बिनती होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार सर्च करिएगा, किताब में देखिएगा तो ये थोड़ा सा जहाँ ये दिया गया है ना, ये थोड़ा सा सरल लिखा होगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी इसको भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो यहाँ पर मकड़ी अनार दुपट्टा लोमड़ी इन सभी को जो है संस्कृत में नाम लिखना है, ये तो हिंदी में लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मकड़ी है उसको वृश्चिक बोलते हैं, अनार को दाडिमम बोलते हैं और दुपट्टा को उत्तरीयम बोलते हैं, लोमड़ी को लुमका बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और पांचों प्रश्न देखते हैं। बहुब्रीहि समास की परिभाषा देना है और इसका उदाहरण सहित जो है स्पष्ट करना है बहुब्रीहि समास को। तो आइए बहुब्रीहि समास जानते हैं क्या होता है। ठीक है, समास लगभग मुख्यतः तो 4 ही होते हैं, वैसे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आइए। बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके नए शब्द बनाते हैं और जिसका मूल अर्थ भिन्न होता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे चक्रधारी होता है, तो जिसके पास चक्र है अर्थात जो श्री कृष्ण हैं उनको कहा जाता है चक्रधारी। ठीक है, जैसे पितामह पिता के समान महान अर्थात दादा कह सकते हैं। यह समास किसी तीसरी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हर पेपर में एक श्लोक या तो हिंदी में अर्थ लिखने के लिए आ रहा है या तो उसको अनुवाद करने के लिए आ रहा है, कुछ न कुछ जरूर इसमें जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ न कुछ जरूर आ रहा है, श्लोक आ जा रहा है, नहीं तो जो है उसको हिंदी में लिखने के लिए आ जा रहा है, नहीं तो श्लोक लिख दीजिए। तो आइए, प्रिय वाक्य पदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। उत्तर हो जाएगा श्लोक का अर्थ है प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए वही वाणी बोलनी चाहिए जिससे वाणी में दरिद्रता न हो और यह वाणी के महत्व और प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 अनुवाद करने के लिए आ गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो दिया गया था अनुवाद करने के लिए यह है विद्वान सर्वत्र पूज्य होता है। ठीक है, तो इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और दूसरा है वह ब्राह्मण को दान देता है तो सह ब्राह्मणाय दानम दत्ते। तीसरा है हम दोनों भोजन करते हैं तो वयम द्वे भोजनम कुर्मः। और चौथा हो जाएगा कल हम सब विद्यालय जाएंगे तो स्वम वयम सर्वे विद्यालयम गच्छेम। आइए 2020 का पेपर लेते हैं दोस्तों। इसमें लिख धातु का लिखना है लट लकार अर्थात वर्तमान काल में लिखना है, तो उत्तर हो जाएगा लट लकार वर्तमान काल में रूप होते हैं। और लिख धातु का रूप कैसे चलता है तो देखते हैं, लिखत लिखता लिखन्ति लिखस लिखता लिखत लिखाम लिखावा लिखामा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से याद कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिडीदनाय। ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज बज रहा है। खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसको हिंदी में अर्थ लिखना है, तो आइए देखते हैं। दुष्ट मनुष्य विद्या का उपयोग विवाद के लिए, धन का घमंड के लिए और शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ित करने के लिए करते हैं। ठीक है, परंतु जो सज्जन होते हैं, ठीक है, विपरीत करते हैं, वे विद्या को ज्ञान के लिए और धन को जो है दान के लिए और शक्ति को रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, न कि किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, शिक्षण अधिगम के श्रव्य उपकरण क्या हैं? तो हो जाएगा उत्तर, वे उपकरण जिनसे सुनकर शिक्षा ग्रहण की जाती है श्रव्य उपकरण कहलाते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, ग्रामोफोन आदि। प्रश्न संख्या 4 है, 12 से 15 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो 12 को द्वादश कहते हैं, त्रयोदश 13 को कहते हैं, चतुर्दश 14 को, पंचदश 15 को कहते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में जो संस्कृत हैं उसको नाम लिखना है। ठीक है, हिंदी शब्द दिए गए हैं, संस्कृत में नाम लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा कटहल, कटहल का होता है पनसा, कबूतर का होता है कपोता, नारियल का नारकेला और अंगूर का द्राक्षा फलम। ठीक है, द्राक्षा कह देंगे तब भी चलेगा, लेकिन द्राक्षा फलम पूरा जरूर लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, कारण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तभी हमने विभक्ति और चिन्ह दोनों बताया था। आइए फिर से देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कारण, करण जो कारक, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर करण कारक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है, जैसे रामः लेखनीय लिखती। ठीक है, रामा लेखनीय लिखती, राम कलम से लिखता है, इसका मतलब होता है। और जो विभक्ति की बात करें दोस्तों, तो करण का जो है से या के द्वारा होती है, तो यहाँ पर जो है राम कलम से लिखता है, तो जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर से है। ठीक है, किसके द्वारा लिखता है? ठीक, तो कलम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो यही जो है उत्तर हो जाएगा कारक। आगे प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, मोहन पैर से लंगड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहना पदेन लंगः अस्ति। आगे दूसरा है, वह गांव जाता है। ठीक है, तो वह गांव जाता है, इसका क्या हो जाएगा, सह ग्रामम गच्छति। और तीसरा है, गणेश को नमस्कार है, अर्थात गणेशाय नमः। और प्रश्न चौथा दिए गए है, राम फल खाता है, तो इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, रामः फलम खादति। 2019 का पेपर का पहला प्रश्न लेते हैं। एक तो देख रहे हैं दोस्तों, लकार से जो है बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए लकार पर जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न है दोस्तों, गम धातु का लट लकार वर्तमान, और लट लकार ज्यादा आ रहा है। ठीक है, भूतकाल और लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तीनों देख लीजिएगा कम से कम। और उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लट लकार वर्तमान को भविष्य काल कहा जाता है, और इसका जो गम मतलब होता है जाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं, गमिष्यत, गमिष्यता, गमिष्यंत, गमिष्यस, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्याम, गमिष्य, गमिष्यामा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में भाव स्पष्ट कीजिए। तो पृथिव्या लीडिम रत्नानि जलमत्रम सुभाषतन मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्नम संज्ञा विधीयते। उत्तर हो जाएगा, इस श्लोक का भाव यह है कि पृथ्वी में छिपे रत्न, जल में मिला हुआ अमृत और श्रेष्ठ वचन ही वास्तविक रत्न है। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। ठीक है, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं मूर्ख लोग। आइए तीसरा देखते हैं,
संस्कृत के स्वर पठन की क्या उपयोगिता है? ठीक है, जो संस्कृत में सस्वर पठन है दोस्तों, इसकी क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पर देखिए, जो संस्कृत का सस्वर पठन करने से शुद्ध उच्चारण, स्मरण शक्ति और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इससे भाषा की ध्वनियों की शुद्धि होती है और पठन अधिक प्रभावी व मधुर बनता है। ठीक है, जो संस्कृत में जो सस्वर वाचन होता है दोस्तों, मतलब स्वर के साथ उसको पढ़ना है। ठीक है, एक मौन वाचन होता है, एक सस्वर वाचन होता है। सस्वर वाचन में दोस्तों लसुर लाय ताल के साथ सुरीली आवाज में बोला जाता है और मौन वाचन में शांत रहा जाता है, मन ही मन पढ़ा जाता है। तो दोनों में अंतर देखे रहिएगा, हो सकता हो अगली बार यही टपक जाए क्वेश्चन। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 है, 17 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। अब ये जो है दोस्तों 1 से 50 तक या 100 तक याद रखे रहेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। सप्त 10, 17, अष्ट 10, 18, नव 10, 19 और विंशति को 20 कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, कबूतर को कपोता कहते हैं, परवल को पटोला कहते हैं, जामुन को जम्बू कहते हैं, कटहल को पनसा कहते हैं, तोता को सुकह कहते हैं, गिलहरी को हरिणीसुकह और चच्चुका कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसका प्रयोग अलग होने, दूर होने और हटने के भाव में होता है। तो उदाहरण की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, तुम सब वहाँ जाते हो। तो भवंत कुत्र गच्छति। और दूसरा हो जाएगा, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। तो इसका अनुवाद क्या होगा, रामेण सह लक्ष्मणो अपि वनम गतः। और प्रश्न संख्या ये जो तीसरा है दोस्तों अनुवाद करने के लिए, यह है, सूर्य को नमस्कार है। तो इसको कह सकते हैं सूर्याय नमः। और चौथा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे? तो ये हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, तो बताइएगा, अगर अनुवाद सीखना हो तो अनुवाद का भी एक बना देंगे स्पेशल वीडियो, तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2018 का पेपर देखते हैं दोस्तों। 2018 का पहला प्रश्न, संस्कृत शिक्षण की विधियाँ लिखिए। तो हो जाएगा, प्रमुख विधियाँ होती हैं उत्तर में। तो पाठ विधि जो कक्षा में पढ़ाया जाता है दोस्तों, वो जो है विधि होती है। ठीक है, संस्कृत में लिखना है तो पाठ विधि लिख सकते हैं। अनन्वय विधि लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ को जो है समझा करके पढ़ाना होता है। ठीक है, अनन्वय मतलब जो कठिन शब्द हैं उसको टुकड़े टुकड़े कर करके जो है समझा करके पढ़ाना है। और संवाद विधि क्या होती है? तो जो है संवाद मतलब आपस में बातचीत करके उसको, ठीक है, बातचीत के माध्यम से जो है पढ़ाना है और अच्छे से समझाना है उनको। श्रुत लेख मतलब सुन करके लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी विधि, जो सुकरात भी जन्मदाता माने जाते हैं प्रश्नोत्तर के, तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि जो है पूछताछ करके बच्चों को सब पढ़ा सकते हैं। खेल क्रीड़ा द्वारा शिक्षण, अर्थात खेल के माध्यम से जो है सिखा सकते हैं बच्चों को। ये भी जो है विधियां हैं जिससे छात्रों की समझ और स्मरण शक्ति और भाषा जो है उनका विकास हो सके। ठीक है, और बच्चों में जो है सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए जो है ये सभी किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों है, अगला प्रश्न, सस्वर पठन के उद्देश्य बताइए। तो वहाँ पर सस्वर वाचन पूछा गया था, क्या होता है, और यहाँ पर जो है उद्देश्य पूछा गया है। तो सस्वर जो पठन है दोस्तों, उसको उच्चारण के साथ पढ़ना होता है। हमने बताया था कि जो सस्वर पठन है, ठीक है, सस्वर वाचन है, उसको सुर के साथ मिला करके अच्छे से सुरीली आवाज में पढ़ा जाता है। इससे जो है शुद्ध उच्चारण होता है और स्मरण शक्ति जो है बढ़ती है और ध्यान जो है बढ़ता है और रुचि जो है उसमें, जब आसानी से पढ़ेंगे सुर लय ताल मिला करके, तो जो है रुचियाँ भी बढ़ेंगी, उसमें भाषा की मधुरता आती है और पठन अधिक जो है प्रभावशाली बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। शब्द दिए गए थे दोस्तों, परवल का होता है पटोला,
और बैल दिया गया था तो वृषभ है, हाथी का गजा है, कबूतर का कपोता है, और मिर्च का मरिचा है, और केला का हो जाएगा कलक द्रक्षा, और हंस का हंसा, लाल का रक्ता है। ये सभी जो है हो जाएंगे हिंदी में और संस्कृत में। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, 11 से 20 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों सभी जो है। तो एकादश को 11, द्वादश को 12, त्रयोदश को 13, चतुर्दश को 14, पंचदश को 15, षोडश को 16, सप्तदश को 17, और अष्टदश को 18, नवदश को 19, विंशति को 20 कहते हैं। और एकोनविंशत कह लिया जाए तब भी जो है 19 होता है। ये जो है एकोनविंशत बहुत बार आया है, इसको इम्पोर्टेंट समझ करके ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो तेजो असि तेजोमय देहि, वीर्यमसि वीर्यमय देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजो यसि ओजोमय देहि। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है आइए देख लेते हैं। हिंदी में अर्थ लिखने के लिए आया है। तो हे परमात्मा मुझे तेज, प्रकाश, वीर अर्थात साहस, बल अर्थात शारीरिक शक्ति, और ओज अर्थात स्फूर्ति प्रदान करे, जिससे मैं शक्तिशाली और साहसी, ठीक है, बन सकूं, सामर्थ्यवान बन सकूं। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6, पठ धातु का लट लकार में रूप लिखिए। लट लकार मतलब वर्तमान में होता है। ठीक है, तो पठ मतलब होता है पढ़ने के लिए दोस्तों। तो पठ धातु आइए देख लेते हैं वर्तमान काल में कैसे चलता है। तो पठति, पठता, पठन्ति, पठस, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चलते हैं। एक रट लेंगे दोस्तों तो उसी पर सभी बना ले जाएंगे। और आइए प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। छात्र चला गया, इसको छात्र गता लिख सकते हैं। यह घर सुंदर है, एतत् गृहं सुंदरम अस्ति लिख सकते हैं। तीसरा है, मैं चित्र को देखता हूँ, अहम चित्रम पश्यामि। और चौथा है, गुरु को नमस्कार है तो गुरुवे नमः हो जाएगा। आगे 2017 का पेपर लेते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? किसी एक स्वर संधि का उदाहरण देकर के उल्लेख कीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित उल्लेख करना है। तो आइए देखते हैं स्वर पहले किसे कहते हैं। तो स्वर संधि वह व्याकरणिक प्रक्रिया है जिसमें दो स्वर मिल करके नया स्वर अर्थात नया स्वर बनाएंगे या दीर्घ स्वर उत्पन्न करते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। अगर उदाहरण की बात करें तो राम धन ईसा बराबर हो जाएगा रमेशा। आ और ई मिल करके दीर्घ ई स्वर निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2 है, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं? इसकी संक्षेप में विशेषता बताइए। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आदर्श वाचन वह है जिसमें शिक्षक शुद्ध उच्चारण, उचित लय, स्पष्टता और भावनाओं के साथ पाठ का वाचन करता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? तो शुद्ध उच्चारण, स्पष्टता, उचित लय, भावनाओं का समावेश और विद्यार्थियों को प्रेरणा देना। और आगे तीसरा प्रश्न है, महेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो महेश्वर सूत्र जो होते हैं दोस्तों 14 प्रकार के होते हैं। आइए सभी प्रकार के देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों तो जो तोड़ने के लिए आता है, प्रत्याहार बनाने के लिए, वो भी यहीं से बनता है। तो इसको भी आसानी से बना पाएंगे। जहाँ पर हलंत होता है दोस्तों प्रत्याहार बनाने के लिए, उसको ले तो लिया जाता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो पहला जो है अ इ उड़ ऋ लृ क ऐ ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ड़ य म ग र न म। देखिए जो लिखा गया था डाट में वो हटा दिया गया है। ठीक है, झभय घड़दस जब घड़दस खप छठा थचटता। ठीक है, और कपय ससर हल, इसी में सब मिला दिए गए हैं। जबकि ये जो है दोस्तों इसको पांचवा पॉइंट जो है ये हटा दीजिएगा। ठीक है,
पांचवा पॉइंट। ऐ औंग, ऐ औंच होता है, ऐवरट, और ये भी जो है थोड़ा सा आगे पीछे हुए है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं बताता हूँ, देखिएगा, सुनते रहिएगा, बस बात खत्म। आ इ उड़ ऋल ऋक ए औंग ऐ औंच ऐवरट लण ञमङणनम झभय घड़धस जव घड़धस खफ छठथ चटतव कपय सससर हल। ये 14 होते हैं, बीच में थोड़ी सी त्रुटि है, उसको छोड़ दीजिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, हो जाता है थोड़ा बहुत त्रुटि। प्रश्न संख्या 4 है, बहुब्रीहि समास को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें समास के शब्दों का अर्थ उनके मूल अर्थ से अलग होता है। जैसे उदाहरण, पीताम्बर, पीत धन अंबर अर्थात विष्णु। यहाँ पर पीत और अंबर का संयुक्त जो है अर्थ होता है विष्णु, ठीक है। अर्थ किसका मिल रहा है, इसका अगर देखा जाए पीताम्बर, तो ये विष्णु के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ समझाइए। त्यत दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नृत्य मनित्यताम। आगे इसका जो हिंदी होगा वो हो जाएगा, इस श्लोक में कहा गया है कि दुष्टों का संग छोड़ करके साधुओं का संग करो, दिन रात पुण्य का काम करो और नश्वर संसार की नश्वरता को याद रखो। और प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हिरण का होता है मृग, हिंदी में लिखना है ना, मृग हो जाएगा। और सियार का श्रृगाल, बादल का मेघ, आँख का नेत्र, दूध का क्षीर, ठीक है, दूधम होता है उसका संस्कृत में, ठीक है। शरीफा का शरीफा भी कह सकते हैं, ठीक है। कोयल का कोयल, कोयला, ठीक है। और केला का कल कद्राक्ष, और समुद्र का सागर, मछली का मत्स्य कह सकते हैं, ठीक है। और भी नाम देख सकते हैं, देख लीजिएगा अगर देखना हो, क्योंकि आने वाला है, कोई न कोई तो चेंजेस तो होगा ही, बार बार तो थोड़ी न पूछा जाएगा, हो सकता है रिपीटेड भी आ जाए। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो जब भी अनुवाद पूछा जाता है दोस्तों, तो 2 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं अनुवाद करने के लिए। तो पहला है, राम नगर जाएगा, राम जो है नगर जाएगा, मतलब नगर किसी गांव का नाम होगा, तो रामः नगरम गच्छति। तुम पुस्तक लाओ, त्वं पुस्तकम आनय, वे सब खेलते हैं, ते सर्वे क्रीडन्ति। चौथा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। आगे 2016 का पेपर लेते हैं दोस्तों। 2016 का पहला प्रश्न है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, द्वंद्व समास वह समास है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया संयुक्त अर्थ उत्पन्न करते हैं। दोनों शब्दों का समान महत्व होता है। मुख्य भेद की अगर बात करें, तो जो समास होता है दोस्तों, अगर उसकी भेद करें, ठीक है, द्वंद्व समास में, तो भी जो है 3 प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। इतरेय द्वंद्व अर्थात विरोधी अर्थ देने वाले, दूसरा है समाहार द्वंद्व जो संयुक्त अर्थ देते हैं, तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व अर्थात 2 में से कोई एक अर्थ देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है दोस्तों, साहित्यम संगीत कला विहीन साक्षात सुपुक्ष विषाणहीनम तृणम न खादन्ति जीवनानः तदभ्य गधेयः परम पशु नाम। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, वह बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। वह घास नहीं खाता, अर्थात उसका जीवन निरर्थक है।
ऐसे व्यक्ति का जीवन पशुओं के समान ही होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, संस्कृत भाषा पर संस्कृत के 4 वाक्य बनाइए। तो अहम संस्कृतम पठामि, अर्थ हो जाएगा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। त्वम संस्कृतः पठसि, तो यहाँ पर इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में इसको बनाना है। ठीक है, आगे तुम संस्कृत पठसि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तुम संस्कृत पढ़ते हो। तीसरा है संस्कृत भाषा ज्ञानम ददाति, तो संस्कृत भाषा ज्ञान देती है। चौथा है संस्कृत भाषा संस्कृत्या रक्षणम करोति, तो अर्थ हो जाएगा संस्कृत भाषा संस्कृत का संरक्षण करती है। तो ये हमको 4 जो है वाक्य बनाना था, तो ये जो है 4 सेंटेंस आप लिख करके संस्कृत में बना सकते हैं। मैं अर्थ भी साथ में लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है संस्कृत में। प्रश्न संख्या 4 है, संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्य व दृश्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो संस्कृत जो शिक्षण है दोस्तों, मतलब संस्कृत पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है। तो श्रव्य सामग्री में अगर बात करें तो ऑडियो क्लिप, श्लोक रिकॉर्डिंग, ठीक है, श्लोक जो रिकॉर्ड रहेगा उसको सुन सकते हैं। संस्कृत में जो गीत होते हैं, वार्तालाप, बातचीत जो होता है उसको आप सुन सकते हैं और सीख सकते हैं संस्कृत को। दृश्य में अगर बात करें तो जो है पोस्टर हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, वीडियो पाठ, फ्लैश कार्ड, चित्र पटल, ये सभी जो है देख करके सुना जा सकता है। और एक होता है दृश्य श्रव्य सामग्री, वहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से जो दोनों आते हैं आवाज, उसमें आप सुन के बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए क्या नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। उदाहरण की बात करें अगर दोस्तों कर्तृवाच्य में, तो राम पुस्तक पठति, ठीक है, राम पुस्तक पठति, ठीक है। तो अगर कर्मवाच्य की बात करें तो पुस्तकम रामेण पठस्यते, ठीक है। इसमें कर्ता और कर्म की स्थिति बदली है, लेकिन जो अर्थ है जो, तो वो अर्थ एक ही समान है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति क्यों नहीं मानी जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, हमने बताया था दोस्तों षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध है, अर्थात का के की रा रे री ना ने नहीं रा रे री, ठीक है, चिन्ह होता है। तो ये क्यों नहीं माना जाता है, यही जो है बताना है। तो आइए देखते हैं। षष्ठी विभक्ति केवल संबंध सूचक होती है, जैसे स्थान या दिशा। यह कर्ता, कर्म, कारक आदि का कार्य नहीं करती। उदाहरण की अगर बात करें तो पुस्तकाया पठामी, पुस्तकाया स्थान सूचक कारक नहीं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है तथा पठनेन प्रयागे निवासति। ख है विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं, तो विद्यालय से चतुर्दिके आम्र वृक्षा सन्ति। ग है भगवान वासुदेव को नमस्कार, तो भगवान वासुदेवाय नमः। और लास्ट जो होगा दोस्तों उसको भी देखते हैं। तो लास्ट जो घ है वह दिया गया है वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है, तो वाराणसी गंगाया तटे स्थितम अस्ति। दोस्तों पूरा पेपर सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और एक बार सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो 3rd सेमेस्टर में है, जो पढ़ रहे हैं उनको। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं।